नमस्कार। आज का एजेंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं बरखा बली। आज का एजेंडा में सबसे पहले नजर डालते हैं देश और प्रदेश की उन तमाम बड़ी खबरों पर जो आज पूरे दिन सुर्खियों में रहने वाली हैं। 26/11 मुंबई आतंकी हमले का मास्टरमाइंड को लाया जा रहा है भारत ने बंद की बांग्लादेश को दी जाने वाली ट्रांसशिपमेंट सुविधा। ट्रंप ने चीन पर फोड़ा 125% वाला टैरिफ बम। प्रदेश में मौसम ने ली करवट और लखनऊ कानपुर में गरज चमक के साथ हुई तेज बारिश। तो ये कुछ तमाम बड़ी खबरें हैं जिन पर आज का एजेंडा में बात करेंगे। हमारे साथ तो कुछ संवाददाता भी जुड़ेंगे जो इस पर हमें अधिक जानकारी देंगे। तो चलिए सबसे पहले अपनी पहली खबर पर नजर डालते हैं। 26/11 मुंबई आतंकी हमले का मास्टरमाइंड आतंकी तहव्वुर को अमेरिका से भारत लाया जा रहा है, जहां उससे पूछताछ कर आतंकी साजिश और पाकिस्तानी संबंधों की परतें खोली जाएंगी। तहव्वुर राणा को लेकर एक भारतीय एजेंसी की टीम अमेरिका से रवाना हो चुकी है और वो आज दोपहर तक भारत पहुंच सकता है। भारत पहुंचते ही तहव्वुर राणा को दिल्ली के पटियाला हाउस स्थित एनआईए की विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। सूत्रों की माने तो तहव्वुर राणा के प्रत्यार्पण से जांच एजेंसियों को 26/11 के हमलों के पीछे पाकिस्तानी सरकारी तत्वों की भूमिका को उजागर करने में मदद मिलेगी और जांच पर नई रोशनी पड़ सकती है। और वहीं तहव्वुर को आतंकी कसाब वाली बैरक में रखा जा सकता है। इसके अलावा भारत सरकार ने 26/11 मुंबई आतंकवादी हमलों से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में एडवोकेट नरेंद्र मान को नियुक्त किया है। बता दें कि तहव्वुर राणा को भारत लाने के लिए भारतीय एजेंसियों ने सबूत इकट्ठा करने में दिन रात लगा दिए, फिर सारे सबूत एकत्र किए। इन सबूतों को अमेरिकी अदालत भी नकार नहीं पाई। इनमें तहव्वुर राणा के वो ईमेल भी शामिल थे जिसने उसे पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं को लिखे थे। इसमें वे दस्तावेजी सबूत भी शामिल थे जिसे पता चलता है कि तहव्वुर राणा मुंबई के ताज पैलेस होटल में भी हमले से पहले रुका था और उसने बाकायदा वहां की रेकी भी की थी। तो देखिए, आज तहव्वुर राणा को भारत लाया जा रहा है। इस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको बताते हैं। जिन लोगों ने भी भारत की जमीन, भारत का सम्मान और भारत के नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार भी किया है, वो हमारे कानून के जद में लाना चाहिए। और मैं मानता हूं तब राणा की यहां वापिस आना ये मोदी सरकार की कूटनीति का बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि जिनके समय में जब बम धमाके हुए वो तो ला नहीं पाए, मगर आज वो वापिस आएगा, हमारी अदालत के सामने पेश होगा, हमारे संविधान के तहत उसको सजा होगी। ये देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो देखिए, भारत के लिए बहुत बड़ी बात है कि 26/11 का आतंकी तहव्वुर राणा भारत आ रहा है। इस पर भाजपा नेता, कांग्रेस नेता और विदेश मामलों की जानकार ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको बताते हैं। मोदी जी है तो इस देश में हर चीज मुमकिन है। केवल और केवल मोदी जी के कारण अब राणा की भारत में वापसी हो रही है। अब इतना बड़ा हमारे विदेश राजनीति को जो सफलता मिली है वह केवल और केवल मोदी जी के कारण मिली है। Anybody who causes harm to India, anybody who harms and damages India, if he is brought to justice by a process of law, we would welcome it fully. डेफिनेटली सबसे पहली बात तो ये जस्टिस है। जो बॉम्बे अटैक्स में जिन लोगों की जानें गई हैं उनका बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये जस्टिस मिलेगा अब इंडिया में आके उसको, राइट। हमारी इंडियन इंटेलिजेंस उससे काफ़ी कुछ और डिटेल्स भी निकालेगी, वो भी एक हमें फ़ायदा होगा, नो डाउट। बट इन सब के अलावा ये भी फ़ायदा है कि भारत और अमेरिका की ये इंडिकेट करता है हमारी कोऑपरेशन इन इन्वेस्टिगेटिव केसेस एज वेल एज इन लीगल केसेस। तो ये एक अच्छी कोऑपरेशन है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान। हालांकि ये मामला इनसे पहले चल रहा था, बट ये कोऑपरेशन इंडिया की और अमेरिका की एक बहुत अच्छा कदम आगे है। तो देखिए, आज आखिरकार 26/11 का जो आतंकी तहव्वुर राणा है वो भारत आ जाएगा। चलिए आपको पूरा मामला बताते हैं उसके प्रत्यार्पण का। तो देखिए, 28 अगस्त 2018 को एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने तहव्वुर राणा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। 4 दिसंबर 2019 को भारत ने पहली बार राणा के प्रत्यार्पण के लिए अमेरिका को डिप्लोमेट नोट दिया। इसके बाद 10 जून 2020 को भारत ने राणा की जमानत के खिलाफ शिकायत की थी। तो हम आपको बता दें, फिर 10 जून 2020 को बाइडेन प्रशासन ने राणा के भारत प्रत्यार्पण का समर्थन भी किया था। तो 10 जून को समर्थन भी हुआ।
कोविड पॉजिटिव होने के चलते राणा को अमेरिका की जेल से रिहा कर दिया गया था। 2020 की यह बात है। इसके बाद 16 मई 2023 को अमेरिका की एक डिस्ट्रिक्टिव कोर्ट ने राणा के प्रत्यार्पण का आदेश दिया था। 16 मई 2023 को आदेश के खिलाफ राणा ने कोर्ट में अपील याचिका भी डाली थी इसको लेकर। इसके साथ 2024 सितंबर में कोर्ट ने राणा की अपील याचिका खारिज कर दी थी। तो देखिए, फिर 13 नवंबर 2024 को भारत के अनुरोध पर राणा को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी के चलते 13 नवंबर 2024 को राणा ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए रिट पिटीशन भी दायर कर दी थी। फिर 21 जनवरी 2025 को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राणा की याचिका को खारिज कर दिया और इसी के साथ 25 जनवरी 2025 को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यार्पण को मंजूरी दे दी। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता जुड़ चुके हैं। अमरेंद्र जी, देखिए, आज तहव्वुर राणा भारत आ रहा है। भारत के लिए कितनी बड़ी सफलता आप देख रहे हैं इसको? अमरेंद्र जी, आपकी ऑडियो नहीं आ रही, अगर आप अनम्यूट कर सके अपने आप। जी 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 अमरीश जी बताएं। देखिए, मैं यही कह रहा हूं कि ये बहुत एक बड़ा पल माना जा सकता है। और जिस तरह से, अगर आपको याद होगा, 26 नवंबर 2008 को किस तरह से 10 पाकिस्तानी आतंकियों ने मुंबई सहित पूरे देश को दहला दिया था, जब उन्होंने न सिर्फ मुंबई पे कई होटलों पे और इसके अलावा कई रेस्टोरेंट के साथ यहूदी सेंटर पे हमला किया था। और इस पूरे हमले में, अगर आपको याद होगा, 160 लोगों की जानें गई थी। और उसके बाद से जो इसका मास्टरमाइंड है कोलमन डेविड, और इसके अलावा जो ये प्रमुख आरोपी तहव्वुर राणा, इसको दिल्ली लाने के लिए, भारत लाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे। और इस प्रयास के तहत ये एक बड़ी सफलता है जब थोड़ी देर बाद तहव्वुर राणा भारत पहुंच जाएगा और उसके बाद उसको जो है एनआईए के कोर्ट में लेकर जाया जाएगा, जहां से एनआईए उनको रिमांड पर लेने के लिए अदालत को बोलेगी। और उसके बाद एनआईए को अगर रिमांड मिल जाती है तो उससे पूछताछ की जाएगी। और ऐसा बताया जा रहा है कि तहव्वुर राणा को भारत में जो है तिहाड़ जेल में रखा जाएगा। तिहाड़ जेल का जो हाई सिक्योरिटी जो वार्ड है, वहां पर रखा जा सकता है। और इसके अलावा जो तार है, जिस तरह से इस पूरे आतंकी हमले को अंजाम दिया गया था, उसमें जो इसका मास्टरमाइंड था, अगर आपको पाकिस्तानी आतंकवादी अजमल कसाब, उसको पुणे की यरवदा जेल में 2012 में फांसी जी। तहव्वुर राणा की मांग को प्रत्यार्पण के लिए लगातार मांग की जा रही थी कि इससे मामले के तार जुड़ सके। और इस मामले में जो सच्चाई है वो तो दुनिया के सामने आ गई, लेकिन आतंकी और जो इसके साजिश करता है, इनको सजा मिल सके। तो इसके लिए भारत ने जिस तरह से लगातार यूएस से मांग की, और आपने देखा कि पिछले दिनों जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएस यात्रा पे थे, तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ किस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने यह कहा साफ तौर पर कि दुनिया के सबसे पूरे व्यक्ति को भारत सौंपा जा रहा है। और अब ये जो राणा है वो भारत में न्यायिक प्रक्रिया से गुजरेगा। तो एक प्रधानमंत्री की कूटनीतिक की जीत थी। इसके अलावा जिस तरह से पिछले अगर 5 सालों में देखें, तो अभी लोकसभा में जो है गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बोला कि के तहत 5 सालों में लगभग 30 जो बड़े आतंकी जो अपराधी हैं उनको भारत लाया गया है। और एक जीत के तौर पर देखा जा सकता है। और जब तहव्वुर राणा जो है भारत आएगा, तो कहीं ना कहीं ये जो मुंबई का आतंकी हमला था, जिसको राणा के सहित कोलमन डेविड हेडली और बाकी लोगों ने अंजाम दिया था, इसकी सच्चाई सामने आएगी और इसमें सजा दी जाएगी। तो अब देखना ही होगा कि जब ये भारत आता है तो एनआईए इनको लेकर जब कोर्ट में जाएगी तो रिमांड कितने दिन तरह से पड़ती है, की प्रक्रिया क्या होगी। बिल्कुल अमरीन जी, जैसे आपने कहा कि तहव्वुर राणा को तिहाड़ जेल भेजा जाएगा, छोटा राजन भी तिहाड़ जेल में ही बंद है, तो क्या इसको लेकर अगर तहव्वुर राणा भी वहां अगर उनको भेजा जाता है तो क्या सुरक्षा के नियमों से कुछ मुश्किल आ सकती है इसको लेकर?
देखिए, मैंने आपको बताया कि एनआईए जांच के लिए अरेस्ट करेगी एयरपोर्ट से, और उसके बाद जब इसको एनआईए कोर्ट में पेश किया जाएगा तो एनआईए की सबसे पहले ये मांग रहेगी कि इसको रिमांड पर लिया जाए, और जो उनके पास सबूत है वो कोर्ट में इस इंक्वायरी करके इसके साथ उसको मैच किया जाए, और उसके बाद अगर रिमांड नहीं मिलती है तो सबसे पहले ताबू राणा को, जिस तरह से सूत्र बता रहे हैं कि तिहाड़ जेल के हाई सिक्योरिटी वार्ड में रखा जाएगा। वहां पे सुरक्षा के पहले से बड़े एक इंतजाम होते हैं, जो तिहाड़ जेल में जो बड़े आतंकवादी या बड़े जो क्रिमिनल्स होते हैं उनके लिए हाई सिक्योरिटी वार्ड है, जहां पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। वहां पे एक अलग तरह की सिक्योरिटी लेयर होती है, तो उस सिक्योरिटी लेयर में इसको रखा जाएगा। और ऐसा बताया जा रहा है कि ताबू राणा को लगभग तिहाड़ जेल में ही शिफ्ट किया जाएगा, ये इस तरह के सूत्र ने पुष्टि कर दी है। लेकिन अभी ये देखना होगा कि जब ताबू राणा भारत में एनआईए की और रॉक के साथ आ रहा है, और एनआईए की टीम जब ताबू राणा को लेकर एनआईए कोर्ट पहुंचेगी, और जब इस मामले में आगे की सुनवाई की जाएगी, तो सबसे पहले जो एफआईआर है ताबू राणा के खिलाफ, उस मामले में एनआईए सौंपने की मांग करेगा। एनआईए यानी कि ताबू राणा से जांच की मांग करेगा। तो देखना यह होगा पहला कि कोर्ट जो है ताबू राणा को कितने दिनों की रिमांड पर भेजता है, और रिमांड पर भेजेगा तो ताबू एनआईए को सौंप दिया जाएगा, और उसके बाद जब ताबू राणा की पूछताछ पूरी होगी तो एनआईए कोर्ट में जाकर उसको वापस कोर्ट के समक्ष रखा जाएगा, जहां से उसको तिहाड़ जेल में भेजा जाएगा, और तिहाड़ जेल की जो हाई सिक्योरिटी वार्ड है वहां पर ताबू राणा को रखा जाएगा। तो ये कुल मिला के एक बड़ी कूटनीतिक जीत मानी जा सकती है, और अब इस मामले की सच्चाई पहले से दुनिया के सामने है, लेकिन औपचारिक तौर पे इस मामले की भारत में कूटनीतिक जीत के तहत न सिर्फ सजा होगी, बल्कि किस तरह से पाकिस्तान लगातार भारत के साथ छल करता रहा है और आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देता रहता है, इसकी भी एक बड़ी बानगी दुनिया बिल्कुल आपने सही कहा कि ये भारत सरकार के लिए बहुत बड़ी जीत है कि तहव्वुर राणा का भारत प्रत्यार्पण हो गया। इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते अपनी अगली खबर पर। भारत ने बांग्लादेश को बड़ा झटका देते हुए बांग्लादेश को दी जाने वाली ट्रांसशिपमेंट सुविधा बंद करने का फैसला लिया है। यह सुविधा बांग्लादेश को भारतीय बंदरगाहों और हवाई अड्डों से तीसरे देशों में सामान निर्यात करने की अनुमति देती थी। भारत का कहना है कि इस सुविधा के कारण भारतीय कारोबारियों को परेशानी हो सकती थी। यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब अमेरिका के रेसिप्रोकल टैरिफ पर विश्व स्तर पर चर्चा हो रही है, और हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी और बांग्लादेश के अंतरिम सरकार प्रमुख की मुलाकात हुई थी। भारत के इस कदम के पीछे कई वजह सामने निकल कर आ रही है, लेकिन इन सब में सबसे मुख्य वजह बांग्लादेश में तख्ता पलट होने और शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद से ही बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जो अत्याचार शुरू हुए वो यूनुस के अंतरिम सरकार का लीडर बनने के बाद भी जारी रहे। भारत सरकार के इस मामले पर बांग्लादेश अंतरिम सरकार से एक्शन लेने की मांग का भी कोई फायदा नहीं हुआ। मीडिया सूत्रों की माने तो इस वजह से भी दोनों देशों के संबंधों में खटास बढ़ गई। तो चलिए, क्या है ट्रांसशिपमेंट, हम आपको ग्राफिक के माध्यम से समझाते हैं। तो देखिए, 2020 में भारत ने बांग्लादेश को मुहैया कराई थी ट्रांसशिपमेंट सुविधा। बांग्लादेश भारत के रास्ते दूसरे देशों तक सामान भेजता था, जिसके कारण बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर बढ़ने लगी थी भीड़। देरी के कारण बढ़ रही थी माल की लागत। अब भारत ने इस सुविधा को बंद कर दिया है। तो देखिए, ये होता है ट्रांसशिपमेंट का अर्थ। अब तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आशुतोष शुक्ला जुड़ चुके हैं। आशुतोष जी, कितना बड़ा कदम आप देखते हैं भारत का, ये उन्होंने जो फैसला लिया है? आशुतोष जी, आप हमें सुन सकते हैं? आशुतोष जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बरखा, आवाज आ रही है आपकी। और जहां तक आपने बताया कि बांग्लादेश का जो अभी फैसला लिया है जी भारत सरकार ने, निश्चित रूप से कहीं जो है बांग्लादेश तो देखिए, हम आपको समझा दें कि ट्रांसशिपमेंट आखिर होता क्या है। तो देखिए, 2020 में भारत ने बांग्लादेश को
ट्रांसशिपमेंट मुहैया करवाई थी। अब देखिए, बांग्लादेश भारत के रास्ते दूसरे देशों तक भी सामान भेजता था, तो देखिए जिसके कारण बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर बढ़ने लगी थी भीड़। तो देखिए, बांग्लादेश भारत के रास्ते से सामान भेजता था, देरी के कारण बढ़ रही थी माल की लागत, तो अब भारत ने इस सुविधा को ही बंद कर दिया। तो इसका अर्थ, ट्रांसशिपमेंट का मूल अर्थ इसी को कहते हैं कि बांग्लादेश भारत की तरफ से जो था, वो जो माल था वो भेजता था। 2020 से भारत ने बांग्लादेश को मुहैया कराई थी ये ट्रांसशिपमेंट जो सुविधा है वो करवाई थी। इसका अर्थ है कि बांग्लादेश जो है वो भारत के रास्ते से दूसरे देशों को सामान निर्यात करता था, जिसके कारण बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर जो भीड़ है वो और बढ़ गई थी। अब देखिए, देरी के कारण बढ़ रही थी माल की लागत, जिसके कारणवश अब भारत ने इस सुविधा को बंद कर दिया है। तो देखिए, तो इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आशुतोष शुक्ला जुड़ चुके हैं। आशुतोष जी, भारत सरकार का ये फैसला कितना महत्वपूर्ण है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए बरखा, अगर बांग्लादेश के दृष्टिकोण से देखें तो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था के लिए भारत द्वारा दी जाने वाली यह व्यवस्था, जो बिना किसी टैरिफ, बिना टैक्स के दी जाती थी, निश्चित रूप से बहुत बड़ा कदम है और अर्थव्यवस्था बांग्लादेश की जो है उस पर इसका दुष्परिणाम जो है देखना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से वहां का जो राजनीतिक नेतृत्व था, मोहम्मद यूनुस लगातार जिस तरीके से भारत के साथ व्यवहार कर रहे थे, कहीं न कहीं ऐसी आशंकाएं थी कि आने वाले समय में भारत जो तरजीह बांग्लादेश को एक पड़ोसी मित्र राष्ट्र होने के नाते देता था, वो कहीं न कहीं प्रभावित होगा। और आखिरकार वही हुआ। और ट्रांसशिपमेंट सुविधा जो है, यही भारत बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था के लिए कहिए तो रामबाण थी, जिससे कि उसके तमाम सारा सामान नेपाल, भूटान या अन्य देशों में हवाई अड्डों से या बंदरगाहों से होकर के जाया करता था। लेकिन यह सुविधा बंद किए जाने के बाद निश्चित रूप से जो राजनीतिक अस्थिरता का माहौल है बांग्लादेश में, वह कहीं न कहीं आर्थिक अस्थिरता में भी दिखाई देने लगेगा। बरखा, बिल्कुल आशुतोष जी, और बांग्लादेश के लिए आप ये कितना बड़ा झटका मांगते हैं, खासकर जब बांग्लादेश भारत के तरफ से ही तीनों जो देश है उनको सामान भेजता था? देखिए, अभी पिछले दिनों जो है जिस तरीके से बांग्लादेश के सलाहकार जो हैं मोहम्मद यूनुस चीन गए थे और चीन में उन्होंने 7 सिस्टर स्टेट्स को लेकर के जिस तरह के टिप्पणियां की थी, जिस पर कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपना जवाब भी दिया था, तो निश्चित रूप से ये देखने में आ रहा था कि भारत भी कोई न कोई राजनीतिक कदम इस तरह से उठाएगा, जिससे कि बांग्लादेश को नुकसान तो नहीं, लेकिन कम से कम सबक जरूर उसको सिखाया जा सके। और यही कारण है कि जब ये परिवहन पर उसके रोक लगती है, तो निश्चित रूप से बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर इसका दुष्परिणाम प्रभाव पड़ेगा। उसके पास आने वाले सामान और जाने वाले सामान दोनों जगहों पर जो है इसका प्रभाव होगा। और यह प्रभाव जो है बांग्लादेश जैसी अर्थव्यवस्था को झेल पाना जो है आसान नहीं जी। अभी और भी चुनौतियां हैं, राजनीतिक अस्थिरता मामला है और चाहे व्यापार का दृष्टिकोण हो। जी बरका, बिल्कुल आशुतोष जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, क्या इससे भारत और बांग्लादेश के बीच जो द्विपक्षीय संबंध है उस पर भी इसका असर पड़ेगा? बरका, लगातार भारत का प्रयत्न रहा है कि जिस तरह से पड़ोसी देश के साथ जो है मित्रवत व्यवहार होना चाहिए। और अगर हम कहें तो बांग्लादेश में तख्ता पलट के पहले जिस तरीके से वहां पर भारत के साथ जो सामान्य संबंध थे, कहीं न कहीं वहां पर राजनीतिक और आर्थिक रूप से जो है जो उसकी बढ़त हो रही थी, उसमें भारत का भी योगदान था, चाहे वो पावर को लेकर के हो, चाहे तमाम सारे रॉ मटेरियल हो। लेकिन जिस तरह से बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के बाद लगातार भारत के प्रति दुराग्रहपूर्ण जो है व्यवहार किया जाता रहा और चाइनीज खेमे में जा करके भारत को आंखें दिखाने का काम करता रहा है बांग्लादेश, तो निश्चित रूप से दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों पर फर्क पड़ना था। और उस फर्क का पहला परिणाम जो है आपको इस तरह के रोक से सामने आ चुका है। बरका, बिल्कुल आशुतोष जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का एजेंडा में बढ़ते हैं अपनी अगली खबर पर। अमेरिकी टैरिफ को लेकर दुनिया भर में मची खलबली के बीच बुधवार देर रात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 बड़े ऐलान किए। पहला ऐलान चीन के साथ जारी टैरिफ वॉर को
और तेज करने की, जिसके तहत अमेरिका ने चीन पर टैरिफ बढ़ाकर 125% कर दिया है। ट्रंप के इस ऐलान से चीन में हड़कंप मच गया है। चीन के एक्सपोर्टर्स बीच समंदर में माल छोड़कर भाग खड़े हुए हैं, जबकि ट्रंप का दूसरा बड़ा ऐलान सहयोगी देशों के टैरिफ पर 90 दिन की रोक का है। ट्रंप ने कहा है कि ये सभी देश अमेरिका के साथ ट्रेड टॉक करने को तैयार है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि भारत एक ऐसा देश है जो हमारे साथ टैरिफ पर बात करने के लिए सबसे आगे है। उन्होंने चीन पर लगाए गए 125% टैरिफ पर कहा कि यह कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि चीन ग्लोबल मार्केट में गलत तरीके से बिजनेस कर रहा है। चीन की अर्थव्यवस्था असंतुलन पैदा कर रही है। यह टैरिफ सिर्फ चीन के लिए नहीं है, बल्कि उन देशों के लिए भी है जो व्यापार नियमों का उल्लंघन करते हैं। तो देखिए, अमेरिका ने एक बार फिर से चीन में टैरिफ बढ़ा दिया है, खलबली मचा दी है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े ऐलान के साथ 125% का टैरिफ लगा दिया है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता अजय मिश्रा जुड़ चुके हैं। अजय जी, देखिए, पहले 104%, अब 125% अमेरिका की तरफ से चीन को टैरिफ पड़ गया है। कैसे देखते हैं इसको? ये दो आर्थिक महाशक्तियों के बीच बढ़ता हुआ ट्रेड वॉर है, टैरिफ वॉर है, और इसके पूरी दुनिया पर जो असर है वो अभी भी देखे जा रहे हैं। और भविष्य में कोई भी इकोनॉमिक्स एक्सपर्ट ये कह पाने में अभी असमर्थ है कि इसका असर कितना व्यापक होगा। कोई भी दोनों महाशक्तियों में अपनी पलक झपकाने के लिए तैयार नहीं है। चीन का कहना है कि जो चीन की कंपनियां हैं उसको अमेरिका में लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए, यानी जो सुविधाएं दूसरे देशों के कंपनियों को मिलती हैं वही चाइना के भी कंपनियों को मिलना चाहिए। अब ये, लेकिन अमेरिका इस पर राजी नहीं है। लगातार ये कह रहा है कि जो भी अगर चीन की तरफ से कोई कदम उठाए जाते हैं तो अमेरिका और उससे बड़े कदम उठाएगा। तो ये बड़ी ऐसी स्थिति हो गई है जो कि लगातार वॉर का रूप ले रही है, जो कि पूरी दुनिया पर असर डालने की उम्मीद है इसकी। ये देखना होगा कि अमेरिका में कितना इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स होता है। ये देखना होगा कि जो कंपनियां चाइना में काम कर रही हैं, मिसाल के तौर पर एप्पल और जो एलन मस्क की टेस्ला, जिसका मैन्युफैक्चरिंग अभी भी चाइना में होता है, वो लोग क्या करते हैं? क्या वो वापस अपने प्लांट्स को लेकर के आते हैं या फिर किसी दूसरे देश का रुख करते हैं? ये टैरिफ वॉर तो अभी रुकने वाला नहीं है। और ये चाइना, जो कि सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति है अमेरिका के बाद, उस पर टैरिफ लगा करके अमेरिका दुनिया के दूसरे महाशक्तियों को भी संदेश दे रहा है कि अगर आप लोगों ने इस तरह के कोई भी कदम उठाने की कोशिश की रिटेलिएटरी, तो हम उसका और भी कड़ा जवाब देंगे। तो अभी ये मामला समता दिखेगा। बिल्कुल अजय जी, और जिस तरह से अमेरिका ये कह रहा है कि उन्होंने ये जो कदम उठाया, क्या इससे चीन वैश्विक स्तर पर इस कदम से चीन को अलग थलग करने में ये एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है? पहली बार चीन इस बात को समझ रहा है कि अमेरिका के खिलाफ दुनिया को एकजुट होना चाहिए, और इस कदम के विरोध के सुर तो अलग अलग देशों की तरफ से आ ही रहे हैं। कल पहली बार चीन ने आधिकारिक तौर पर भारत को भी कहा कि अमेरिका के विरोध में भारत को भी खड़े होना चाहिए, लेकिन भारत ने अभी तक इस पर कोई भी अपनी राय व्यक्त नहीं की है। कल वाणिज्य मंत्रालय में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है इसके असर को लेकर के, जो टैरिफ वॉर चल रहा है। भारत का ये कहना है कि अमेरिका और भारत के बीच में जो बायलैटरल ट्रीटी है वो इस वक्त नेगोशिएशन में है, और डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात पर सहमत हुए हैं कि 5 से 6 महीनों के भीतर इस ट्रीटी को अंतिम जामा पहनाया जाए। तो ऐसा लग रहा है कि अमेरिका का झुकाव थोड़ा सा भारत की तरफ है, फ्रेंडली, और इसलिए उन्होंने 26% का जो टैरिफ है वो लगाया है। तो 26 और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि 125, उसमें करीब करीब 100% का अंतर है। तो इसका असर भारत के लिए सकारात्मक देखा जा रहा है, लेकिन अभी हम वेट एंड वॉच की मुद्रा में है, और इस तरह से अभी हम इस बात की समीक्षा कर रहे हैं कि इसका असर आगे जाते हुए क्या आएगा। लेकिन हम अपनी नीतियों को, चाहे वो ब्याज दरों में कमी के तौर पर हो या फिर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने को लेकर के हो, ग्रोथ को सपोर्ट करने को लेकर के हो, वो लगातार अर्थव्यवस्था के हित में ही भारत के फैसले होते हुए नजर। बिल्कुल बिल्कुल अजय जी, जिस तरह से अमेरिका ने चीन पर 125% का टैरिफ लगा दिया और चीन ने भी रेसिप्रोकल 84% का टैरिफ लगा दिया, देखना ही होगा कि इस टैरिफ वॉर का वैश्विक स्तर पर क्या असर देखने को पड़ता है। इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।
तो देखिए, लखनऊ में बुधवार देर रात से मौसम ने अचानक करवट ली। गुरुवार सुबह घने काले बादलों, तेज हवाओं और बिजली की गड़गड़ाहट के साथ राजधानी लखनऊ में तेज बारिश हुई। शहर में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली आंधी और बारिश के चलते लोग घरों में कैद हो गए। कई इलाकों में अंधेरा और अफरा तफरी का माहौल रहा। इसके अलावा कानपुर में भी बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। बारिश के साथ साथ चली तेज हवाओं ने मौसम को ठंडा कर दिया है, जिससे तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज करी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 से 48 घंटे लखनऊ और आसपास के इलाकों में मौसम यूं ही रंग बदलता रहेगा। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं और गरज चमक के साथ बारिश की संभावना बनी हुई है। वहीं प्रदेश के अन्य जिलों में भी बूंदाबांदी की आशंका जताई जा रही है। प्रतापगढ़, चंदौली, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर और गोरखपुर में बूंदाबांदी का दौर 13 अप्रैल तक रहेगा। तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास सिंह जुड़ चुके हैं। विकास जी, देखिए, अचानक से मौसम ने करवट ले ली है। अब तक लग रहा था कल तक की तापमान में बढ़ोतरी होगी, लेकिन इस तरह से जो मौसम ने करवट ली है, इसको कैसे देखते हैं आप, और कितनी राहत भरी ये बात है प्रदेशवासियों के लिए? जी बिल्कुल, प्रदेशवासियों के लिए खासतौर से कहें कि लखनऊ या आसपास के जो जनपद है जहां पर बूंदाबांदी हुई है, तेज हवाएं चल रही हैं, यहाँ मौसम से लोगों को राहत मिली है और ये आने वाले 1-2 दिन अभी ऐसा ही मौसम बना रहेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी 2 दिन बाद तक बूंदाबांदी की मौसम विभाग ने अनुमान जाहिर किया है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ एक ऐसी जगहें होती हैं तमाम सारी, क्योंकि ये समय है, अप्रैल का महीना है और इस महीने में फसल काटने का काम काफी ज्यादा किसानों के द्वारा किया जाता है, तो कहीं ना कहीं किसानों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है इस बारिश का। और उसके मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समस्त जिला अधिकारियों को यह निर्देश दिए हैं कि इस ओलावृष्टि के कारण, अतिवृष्टि के कारण जो भी फसल का नुकसान हुआ है उसका आकलन कर यह आख्या तत्काल रूप से शासन को भेजी जा सके, जैसे कि शासन उस प्रकार से आख्या के आधार पर उन जनपदों में किसानों की मदद कर सके। ये एक बहुत जरूरी हो जाता है। किसानों को भी इस मौसम में जो क्षति पहुंची है ओलावृष्टि के कारण, उसकी क्षति के नुकसान के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समस्त उच्च अधिकारियों को निर्देश दिया है कि उस नुकसान का आकलन किया जाए ताकि उनकी सरकार के द्वारा मदद की जाए। फिलहाल मौसम अच्छा हो गया है राजधानी लखनऊ में, तो फिलहाल अभी भी हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि बारिश की बूंदें पड़ रही हैं और कल तक हम देख रहे थे कि ये पारा काफी ज्यादा चढ़ा हुआ था और प्रदेश के कई जनपदों में हीट वेव की चेतावनी भी दी गई थी। लेकिन मौसम का ये जो बदलाव है, निश्चित रूप से लोगों के चेहरे पे तो मुस्कान लाया ही लाया है, लेकिन किसानों के चेहरों पे बल पड़े हैं इससे। बिल्कुल बिल्कुल विकास जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि आज जिस तरह से मौसम ने करवट ली है, क्या इससे बिजली आपूर्ति और यातायात व्यवस्था पर भी कोई असर पड़ा है और इसको लेकर क्या कुछ आगे काम किया जा रहा है? विकास जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपूर्ति थोड़ी देर के लिए रोकी गई थी, लेकिन फिलहाल विद्युत आपूर्ति लखनऊ में पूरी तरीके से चल रही है और आसपास के जनपदों में भी यही हाल है। कुछ एक ग्रामीण अंचलों में अगर तेज हवाओं के कारण तार अगर टूटने की संभावना रहती है, अगर उन जगहों पे होगा, क्योंकि विद्युत विभाग की तरफ से पहले से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए थे, ऊर्जा मंत्री ने भी इस बार के निर्देश दिए थे कि अगर किसी भी कारण से बिजली के खंभे हुए या ट्रांसफार्मर हुए, उन पर अगर कोई शिकायत दर्ज की जाती है तो तत्काल रूप से उसको ठीक किया जा सके। इसके लिए अतिरिक्त टीमें उत्तर प्रदेश में गठित की गई हैं, तो वो एक बड़ी समस्या नहीं है, उसे कुछ घंटों में निपटा लिया जाएगा, इसके निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल मौसम रंगीन हो गया है लखनऊ का। इस बारिश से एक बार लग रहा है कि फरवरी की ठंड एक बार फिर से लौट आई है और निश्चित रूप से ये मौसम अगले 1-2 दिन राहत मिलेगी, लेकिन आने वाले दिनों में गर्मी के ही दिन है, तो गर्मी बनी रहेगी। फिलहाल आज के लिए काफी राहत भरी खबर है लखनऊ राजधानी वासियों और आसपास के जनपद के लिए। बिल्कुल विकास जी, जिस तरह से मौसम ने करवट ली है, निसंदेह सिर्फ लखनऊ के लिए नहीं, पूरे प्रदेश वासियों के लिए ये बहुत राहत की खबर है। इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का एजेंडा में अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।